नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बहुत ही जलते सुलगते मुद्दे पर एक चर्चा के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे, अंदाज लग रहा होगा कि मैं बैठा हुआ हूँ। जाहिर है कि साथ में कोई खास मेहमान भी बैठे हुए होंगे। छत्तीसगढ़ PSC के चेयरमैन रहे हुए टामन सिंह सोनवानी को CBI ने कल गिरफ्तार किया है। न सिर्फ PSC के चेयरमैन रहे सोनवानी को, बल्कि प्रदेश के एक उद्योगपति गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ा दिलचस्प मामला है। महीनों से मामला चले आ रहा था, शायद साल भर से ज़्यादा हो गया था, शायद 2 साल से चले आ रहा था। PSC में पैसा खा खा के लोगों को भर्ती किया गया, ये एक मामला था। दूसरा मामला था कि PSC में नेताओं की आल औलाद, अफसरों की आल औलाद, इनको भर्ती किया गया। जो सोनवानी चेयरमैन थे, उन्होंने तो अपने करीब करीब पूरे कुनबे को भर्ती कर लिया। मुझको बाद में पता चला है, पता नहीं खबर सच है या नहीं, लेकिन किसी ने मुझको कहा है कि उनके घर का कुत्ता जो है 14 बरस का हुआ था। तो PSC में 21 साल से कम उम्र में भर्ती हो नहीं पाती, नहीं तो उसको भी भर्ती कर लेते वो। आप चेक कीजिएगा ऐसा सही है कि नहीं है। ऐसे सोनवानी के खिलाफ लगातार ये मामला चलते रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे पिछली कांग्रेस सरकार में। ये मामला चलते रहा, लगातार विरोध होते रहा, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने इस मामले को सबसे पहले उठाया। एक हमारे अखबार के एक रिपोर्टर ने और एक भाजपा के प्रवक्ता हैं गौरीशंकर श्रीवास, उन्होंने इस मामले को उठाया। गौरीशंकर जी बड़े हैं, कदकाठी में बहुत बड़े हैं। आप अगर उनके सामने खड़े रहेंगे तो बड़ी संभावना या आशंका ये है कि आप अपने आप को बौ ना पाएंगे। तो वो कदकाठी ऊंची है, तो उन्होंने ऊंची आवाज में इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया था। बल्कि भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए भाजपा के भीतर वो तकरीबन अकेले थे जिन्होंने लगातार सड़क की लड़ाई लड़ी। लगातार दिन में 4-4, 6-6 बार कैमरों के सामने बयान देते थे। ये वो दौर था जब भूपेश बघेल के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की एक आशंका भी थी। बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बोलते नहीं थे। तो आज गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे समझना चाहूँगा कि PSC का ये पूरा घोटाला कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन लगे हाथों में आपको एक बात बतलाता हूँ। ये टामन सिंह सोनवानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एकदम ही चहेता था, एकदम चहेता। ऐसे कि 2000 में जब राज्य बना, भूपेश बघेल जिस समय PHE मिनिस्टर थे, उस समय सोनवानी उनके साथ OSD था। वो बाद में उसको ट्रांसपोर्ट में भी ले जाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। जब वो मुख्यमंत्री बने तो जाहिर है कि सोनवानी उनकी पहली पसंद था। वो मुख्यमंत्री सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी से शायद शुरू हुआ, वो स्पेशल सेक्रेटरी बन गया। जब मुख्यमंत्री मेहरबान तो फिर सोनवानी पहलवान, छलांग लगा लगा के प्रमोशन मिलते रहा। और जब रिटायरमेंट करीब आया या रिटायर हो गया तो उसके बाद PSC का चेयरमैन भी बना दिया गया। PSC का चेयरमैन बनाते हुए राज्यपाल के सामने जो फाइल भेजी गई थी, उसमें इस बात को छुपा लिया गया था कि सोनवानी के खिलाफ ढेर सारी जांच चल रही है। कुछ मामलों में विभागीय कार्रवाई में सजा भी हुई है, उनका इंक्रीमेंट रोका गया है और किसी किस्म की सरकारी प्रक्रिया की सजा हुई है। इन सब बातों को छुपा के, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जितने मामले चल रहे थे, उन सब को छुपा के गवर्नर के पास फाइल भेजकर, क्योंकि BJP के मनोनीत गवर्नर थे, किसी तरीके से उनसे सोनवानी का करवा लिया गया था। उसमें मदद किसने होगी, इससे जाहिर है कि अमृत खलको नाम का एक अफसर राजभवन का सचिव था, और उसके भी 2 बच्चों का बाद में सोनवानी ने PSC में सिलेक्शन करवाया था। तो जाहिर है मिल बांट के खाए थे। जब कद्दू कटा था तो सब में बटा था, कुछ इस तरह की नौबत थी। गौरीशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस बातचीत में। सादर प्रणाम करता हूँ। आपने
सबसे अधिक इस मामले को उठाया था। नौजवान, मुझको याद है उस वक्त आपको जगह जगह घेर लेते थे। भूपेश बघेल की सरकार थी, बहुत सारे लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कहाँ से आपको हिम्मत मिली थी इस मामले को इतना उठाने की? देखिए सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोगों ने बहुत सारे मामले को उठाया था, लेकिन बल हमको मिला था कि जो आर्टिकल आपने लिखा था इस विषय को लेकर, उस आर्टिकल को जो मैंने ट्वीट किया था जी, वही सबसे बड़ा बेस था। मैं बार बार हर मंच पे इस बात को कहा कि एक अखबार के आर्टिकल से इस मामले का खुलासा हुआ था। जी, मैंने अभी तक जितने भी चैनल पे बाइट इंटरव्यू दिया है, इसका जिक्र मैंने हमेशा किया और बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो आर्टिकल एक बेस था और वो आर्टिकल प्रदेश में इतना वायरल हुआ कि लोग आक्रोशित हुए। और कल मैं NIT में गया था रात में करीबन 11 बजे बच्चों से मिलने के लिए, नालंदा परिसर में। तो वहाँ बच्चे बता रहे थे कि 2019-20 उसकी परीक्षा में भी इसी प्रकार की गड़बड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री के एक सुरक्षा अधिकारी थे डेविड साहब, उनकी बहू और उनका बेटा भी इसी प्रकार से चयनित हो गया था और इसकी आवाज़ दबा दी गई। मतलब किसी ने नहीं सुनी और मुझे भी इस बात का दुख है कि मैंने भी नहीं सुनी इस बात को। बच्चों ने आंदोलन किया, किसी का उनको समर्थन नहीं मिला, इस बात की पीड़ा का लोग बच्चे व्यक्त कर रहे थे। मतलब आप सोचिए कि कितने सुनियोजित तरीके से टामन सिंह सोनवानी जी, जिसका आपने इतना ईमानदारी वाला गाथा का वर्णन किया है, उनको सुनियोजित तरीके से PSC में प्लांट किया गया। मैं सोनवानी का देखता हूँ, जिस जिले में ये पोस्टेड रहा, एक भी जिले से बिना करप्शन के ये नहीं निकला। यानी मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है तो ये जांजगीर चांपा जिले में OP चौधरी कलेक्टर थे और उनकी शादी अगर कुछ हुई तो छुट्टी ली उन्होंने, तो उस वक्त ये जिला पंचायत CO था, इसको चार्ज दिया। उस दौरान भी इसने वहां पे करप्शन किया मनरेगा में, उसकी भी जांच चल ही रही है। ढेर सारी जांच चल रही है। कानूनी रूप से ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संदिग्ध आचरण के ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के इतने मामलों से घिरा है, गवर्नर को, उसको बनाना भी नहीं चाहिए था। आपकी पार्टी की मनोनीत की हुई गवर्नर थी, क्यों उन्होंने बनाया होगा? देखिए, मैं एक चीज़ देखा अभी तक के 16 साल के राजनीतिक जीवन में, नेता की बुराई करेगा, पत्रकार की खिंचाई करेगा, लेकिन अधिकारी को बचाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं से। अच्छा। और जिस बात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि अमृत खलखो जी जो उनके सचिव थे, उसके भी 2 बच्चे, शायद बेटा बेटी दोनों का सिलेक्शन इसमें हुआ। बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई है अपने दोस्त को यहाँ पर सेलेक्ट करने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि ठीक 2020 में प्रीलिम्स परीक्षा होता है, उसमें अमृत खलखो के जो बच्चे हैं उनको 5 से 7 नंबर 8 नंबर ऐसे मिलता है, और फिर अचानक से इतने बुद्धिमान हो जाते हैं कि वो टॉप 20 में आ जाते हैं। तो ये चमत्कार, कोई इश्तहार करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट का उनको, जिसके चलते ये हुआ है। और दिलचस्प है कि किसी कोचिंग सेंटर ने जिम्मेदारी नहीं ली कि हमारे के प्रोडक्ट है। मतलब जो बच्चे नालंदा परिसर में 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि कौन है ये लोग, ये अचानक से कहां से आ गए, ये बड़ा आश्चर्यजनक। मैं ये देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सचिवालय के जितने लोग थे, जितने अफसर, उनके आसपास के लोगों का हो गया, कांग्रेस के ढेर सारे नेता थे उनका सबका हो गया। ये जिस गोयल का मैंने जिक्र किया है, कोई बड़ा उद्योगपति है, अच्छा है, मेरी कभी की मुलाकात नहीं है। इनकी कंपनी से सोनवानी के किसी एक NGO को CSR का पैसा दिया गया, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का 45-50 लाख रुपया दिया गया। ये तो रिकॉर्ड में, अकाउंट में गया है जी। लेकिन पैसा और गया होगा, क्योंकि उद्योगपति के बेटा बहू दोनों को डिप्टी कलेक्टर बना के गया सोनवानी जी। तो ये अंतहीन सिलसिला चलते रहा ये लगातार। देखिए, कुछ पड़ताल हम लोगों ने अपने स्तर पे की थी। जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं, SK गोयल साहब का, उनका जो बेटा है वो फैक्ट्री में ही बैठता था, ना वो पढ़ाई करता था, ना कहीं देखा गया है, ना कोई जानता उसको। CSR का पैसा, मतलब पक्के का पैसा इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, कच्चे का पैसा कैश में दिया। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है, वो हमने छत्तीसगढ़ में पहली बार देखा। अधिकारी, व्यापारी, नेता, ये तीनों का जो गठबंधन था, इसने अद्भुत यहाँ पर गाथा लिखी है। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आपके अखबार से जो एक मसाल जली थी, उसने बाद में आग का रूप लिया। और स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने इस बात को चुनाव में कोट किया। और प्रदेश के युवाओं का साथ मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर ठीक याद पड़ रहा है तो ये PSC की CBI जांच को मोदी की गारंटी के नाम से भी लिखा गया था चुनाव प्रचार में। राजनांदगांव में मोदी जी ने बहुत स्पष्ट और बहुत कड़े सख्त लहजे में इस बात को कहा था कि हम उनको उल्टा लटकाएंगे। और आप देख लीजिए, वही चीज़ हो रहा है। मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का पल है
लेकिन सुनील सर, मैं कहूँगा कि मैं जो कार्रवाई हो रही थी पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी भी पूरा संतुष्ट नहीं। हाँ, क्या कमी है अभी? मुझे सरकार से मैं अनुरोध करूँगा, और मैंने बात रखी भी है, ललित गणवीर जो इनका सबसे खास यार हुआ करता था, जिसको शिक्षा विभाग से डेपुटेशन में इन्होंने डिप्टी परीक्षा कंट्रोलर बनाया है, वो अभी भी बैठा हुआ है। लेके आए थे। हाँ, अभी बैठा हुआ है। अच्छा, अभी भी है? हाँ, यस। आरती वासनिक सोनवानी का खास छांटा हुआ अभी भी है। एक गाड़ी में घूमने वाले जयवीरू की जोड़ी, सारे कारनामों को अंजाम देने वाले ललित गणवीर अभी भी वहाँ पर पीएससी दफ्तर, दोनों सर्वगुण संपन्न थे, ऐसा सुना है मैंने। दोनों बहुत जबरदस्त क्षमता थी। हाँ। और मुझे मालूम है कि देर सवेर उसका भी कहीं ना कहीं उठाना होगा। नहीं, लेकिन ये आपकी पार्टी की सरकार आए शायद 10-11 महीने हो गए हैं, अभी अगले महीने शायद साल पूरा हो जाएगा, तो पीएससी के ऐसे अफसर को हटाने में क्या दिक्कत थी? ये तो संवैधानिक पद भी नहीं है ये। देखिए, हमने जांच सौंपा है सीबीआई को। हाँ। हमने सचिव हटा दिया, हमने नया एक प्रभारी अध्यक्ष बना दिया। हाँ। और सारी चीज़ों को जांच के हिसाब से हमने सीबीआई पे छोड़ा हुआ है। हाँ। सरकार इस पे डायरेक्ट इंटरफेयर करेगी तो ना, ये इसमें सीबीआई की जांच में दखल का मुद्दा इसलिए नहीं बनता है कि वहाँ के किसी अधिकारी को हटाना ये राज्य शासन के हाथ में है। ये आखिर वहाँ पे चेयरमैन दूसरा बनाया गया कि नहीं बनाया है? नहीं, तो मैंने उस बात को इसीलिए कहा कि हमारी तो मांग अब सरकार से ही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे मंत्रिमंडल से भी अनुरोध करूंगा कि ललित गणवीर को तत्काल वहां से हटाया जाए, और साथ ही साथ जो सदस्य जो बनाए गए हैं, प्रवीण वर्मा जी जो कि भूपेश बघेल जी के रिश्तेदार भी हैं बताए जा रहे हैं, और भी जो 2 लोग हैं, इनकी भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए। प्री प्लान्ड इनको वहाँ पर रखा गया है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत पारदर्शिता ढंग से इन्होंने काम किया है। क्योंकि टामन सिंह सोनवानी के सामने ये भी बेबस थे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, और इनको भी हिस्सा पहुंचा होगा। चूंकि इनका जो नियुक्ति है संवैधानिक तरीके से हुआ है। मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है गौरी शंकर जी की, जब आपने इस मामले को उठाया और बहुत सारे बयान दिए और ट्वीट भी किए हर एक का नाम ले लेकर, आपको कोई लीगल नोटिस वगैरह भी कोई पहुंच रहा था इसका? कोई धमकी दे रहे थे लीगल नोटिस का, या पहुंचा था? किसी ने लीगल नोटिस देने की हिम्मत नहीं जुटाई ऐसा, क्योंकि उनके हाथ रंगे हुए हैं। और हम लोग सत्य की कसौटी पे लड़ाई लड़ रहे थे, डर भी नहीं था। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, कोई हिम्मत भी जुटा लेता तो उसको वैसा प्रत्युत्तर देते हम लोग। ऐसा किसी ने भी नहीं। मैं खुलेआम हम लोगों ने नाम लिया, और इसलिए लिया कि हमारे पास भी बहुत सारे तथ्य थे, युवाओं का साथ था, बहुत सारी चीज हमको मालूम थी, और हमको मालूम था जब सीबीआई आएगी परत दर परत इनकी तुरपाई खुलेगी, जो खुलना कल शुरू हो चुका है। ये बतलाइए मुझको कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठ गया था, सामने आ चुका था। जो प्रभावित हो रहे थे, जिन्होंने इम्तिहान दिया था पीएससी का, उनसे परे भी पूरी नौजवान पीढ़ी जो तैयारी कर रही थी, जो पढ़ रही थी, आपको लगता है कि पिछले बार जो बीजेपी जीती विधानसभा चुनाव में, उसमें नौजवान वोटों का भी असर रहा होगा? इस मुद्दे को लेकर भी कुछ वोट मिले होंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा असर था। कुछ नहीं, मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है चीज़। ऐसा ये मामला मतलब घर घर ये पहुँचा ये। और मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ का हर घर कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित था। हर घर के बच्चे अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, जो परिजन होते हैं, अपने बच्चों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी देखना चाहते हैं। यूपीएससी में सबकी पहुंच नहीं हो पाती है, तो एक जरिया है। और एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी सपना देखता है, उसको भी अधिकार है, भारत देश का कानून उसको देता है, लेकिन सारी चीजों को, भविष्य को, उनके तपस्या को जो खंडित इन लोगों ने किया है, तो इनको तो साहब बख्शा नहीं जाना चाहिए। और सीबीआई से तो मैंने कल भी अनुरोध किया, आगे भी करूंगा कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। इनके संपत्ति की आप जांच कीजिए, देखिए जाकर टामन सिंह सोनवानी का गांव 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या था, क्या हो गया, कितनी संपत्ति में इजाफा हो गया है। अकुश संपत्ति, फार्म हाउस लेकर रखे मेन पार्ट में, जगह जगह इनकी, रायपुर में कई जगह मकान है। परिवार वाले, मैं कहता हूँ, आप भतीजा और उसकी बात करें, कई परिवार के लोग। कोई एक वासनिक नाम आप ले रहे थे, ये क्या भूमिका है इनकी? देखिए, आरती वासनिक जी हैं, परीक्षा कंट्रोलर थी ये। बिना परीक्षा कंट्रोलर की सहमति के कोई घपला बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। देर सवेर इनसे भी जब पूछताछ की जाएगी, सारा मामला सामने आ जाएगा। मुझको ध्यान है 2005 का पीएससी घोटाला जब हुआ था, उसकी जब जांच हुई थी, तो वो भी जाके परीक्षा कंट्रोलर के ऊपर रुक गई थी जांच की, यही है जिम्मेदार है ऐसा। बघेल थे कोई, या ऐसा कोई थे, कश्यप थे। तो वो वहाँ जाके रुक गई थी वो जांच। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ
2005 की चूंकि बात निकल गई, 2005 पीएससी के लोग जो हैं हाई कोर्ट से जीते केस को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बरसों से इसके ऊपर बैठा हुआ है, कोई फैसला नहीं ले रहा है। देखिए उस समय उसमें सरकार भी पार्टी है, जो अब आपकी पार्टी की सरकार है। क्या होना चाहिए उसमें? अगर 3-3, 4-4 साल सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हैं, हजारों, दसियों हजार लोग उस पीएससी में बैठे थे, यानी उसका फैसला अगर आ जाए, इंसाफ हो जाए, तो पता लगेगा आज जो एडिशनल कलेक्टर हैं वो नायब तहसीलदार हो जाएंगे और जो नायब तहसीलदार हैं वो एडिशनल कलेक्टर हो जाएंगे। ऐसा भी होगा नहीं, बहुत लोग उस गोले से ही बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग उसकी जद में ही नहीं है। हाँ, देखिए उसमें सरकार के साथ साथ अभ्यर्थी भी पार्टी है। हाँ, बहुत सारे जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं वो भी पार्टी है उसमें। हाँ, और चूंकि जो आपने जो बात कही 2005 की, तो बहुत लोग तो आईएएस अवार्ड हो गया है, कई आईपीएस अवार्डी हो गए हैं। हाँ, और अब वो प्रदेश के बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट बन गए। हाँ, इस बात को समझना पड़ेगा। कुछ तो कुछ साल के बाद रिटायर भी हो जाएंगे, ऐसी स्थिति भी आ गई है। तो ये वास्तव मैंने जिस बात को शुरू में कहा कि अधिकारी को डिफेंड करता है, ये हमको देखने मिलता है। लेकिन बड़े सोचने वाली बात है कि देश की न्यायालयीन व्यवस्था, सबसे सर्वोच्च न्यायालय में अगर अभी तक इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को दखल देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर जन कल्याणकारी सरकार है तो उसको दखल देना चाहिए, निश्चित तौर पर दखल देना चाहिए। उसको एक इंटरवेंशन, या अगर पार्टी नहीं भी है तो इंटरव्यून तो कर ही सकती है। मुझे लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं वो लोग भी इस पे सामने नहीं आ रहे हैं। गरीब लोग हैं, पीड़ित पक्ष के नहीं, पीड़ित पक्ष के लोग नौकरी नहीं पा सके हैं, छोटी नौकरी में हैं। जो लोग नौकरी पा चुके हैं, जिनके खिलाफ केस है, वो बड़े बड़े ओहदों पे बड़ा बड़ा पैसा कमा चुके हैं। दिल्ली में मुझको जो पता लगा है कि सबसे महंगे वकीलों में से एक वकील है उनका, जिसकी फीस सबसे ज्यादा है, आम लोग छू नहीं सकते। तो जो लोग जिनके खिलाफ ये केस लगा है, वो लोग इस तरह के फीस वाले वकील को रखे हुए हैं। खैर, सबका हक है। मैं एक दूसरी चीज आपको बतलाना चाहता हूँ यहाँ पे इसी सिलसिले में, हालांकि मैं आपसे पूछने और सुनने के लिए बैठा हूँ, लेकिन बतलाना चाहता हूँ। ये सुनवानी तो भूपेश बघेल जी का एकदम पसंदीदा था, ये तो जाहिर है। जब मंत्री थे उस समय से लेके मुख्यमंत्री रहने तक और बाद में पीएससी तक, इनका एक दूसरा पसंदीदा और था, डॉक्टर आलोक शुक्ला। डॉक्टर आलोक शुक्ला के ऊपर भी भ्रष्टाचार के अंतहीन आरोप लगे। नान में रहते हुए, नान में ये शायद चेयरमैन थे, अनिल टुटेजा एमडी थे उस वक्त के। इनके जो टेलीफोन इंटरसेप्शन थे वो मैंने पूरे पढ़े हुए हैं, सुना तो नहीं है, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्ट जो कोर्ट में लगाया गया था वो मेरा पढ़ा हुआ है। इतना परले दर्जे का, इतना खुला भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार को भूपेश बघेल की सरकार बनने के पहले तो कांग्रेस पार्टी नान के खिलाफ लगी हुई थी। जहां सरकार बनी तो 5 साल सरकार इसमें लगे रही कि ये केस कैसे कमजोर हो, कैसे खारिज हो जाए, इनको कोई सजा ना हो जाए, इनके खिलाफ कुछ ना हो जाए, इसमें लगे रही। यही आलोक शुक्ला, इनको भूपेश बघेल ने संविदा नियुक्ति दी रिटायर होने के बाद। 6 विभाग का इनको जिम्मेदारी था, बड़े बड़े, 7 गाड़ी, 7 ऑफिस, सेहत, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा, ये 2 विभाग, यानी जिनको किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी सभ्य देश में, जिनको 2 सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन, आलोक शुक्ला को दोनों विभाग दिए गए थे। कोई एक मैगजीन उनकी निकलती है, मैं बता देता हूं, ले लेता हूं नाम। हाँ, तो उसमें करोड़ों रुपया का उसमें उन्होंने उगाही वसूली की। और मुझको जो पता लगा, मैं अभी ऊपर आते आते हमारे रिपोर्टर शशांक तिवारी से पूछ रहा था, उनसे पता लगा, हालांकि हो सकता है उनको नाम में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि आलोक शुक्ला से उनके भी अच्छे संबंध हैं और मेरे भी अच्छे संबंध हैं। आलोक शुक्ला को व्यापम में चेयरमैन बनाया भूपेश बघेल ने जब उनके खिलाफ नान की जांच चल रही थी। वो जमानत पर थे। जो आदमी जमानत पर था उसको व्यापम जैसा इम्तिहान करवाने वाले संस्था का चेयरमैन बनाया था भूपेश बघेल। और व्यापम से ही एसआई भर्ती प्रभावित हुई, जो अभी जाके
कितने समय के बाद हुई है वो? मतलब आप सोचिए कि उन बच्चों को इतने लंबे समय बाद हाई कोर्ट में कई केस लड़ने के बाद कितना केस लड़ने के बाद हार गए वो, और बच्चे हार गए। उनका जस्टिस नहीं दिला पाए हम लोग भी। हम भी लड़ाई लड़े, उनका सड़क पे बैठे। हमने पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एसआई भर्ती पे भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया कोर्ट में। इस बात का मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख है कि एसआई भर्ती में जो उम्मीद हमको थी वो वैसा हमको न्यायालय से नहीं मिला। और यही आलोक शुक्ला जी के समय हुआ था कि भर्ती व्यापन में लिया था, परीक्षा व्यापन में लिया था, लेकिन सारा परिणाम लिखित पीएचक्यू में उन्होंने दे दिया। वही सेटिंग का सारा खेल हुआ और इसी बात को लेकर आपत्ति थी। सारे अभ्यर्थी सड़क पे आए, लड़ाई लड़े, हम लोग हाई कोर्ट गए, बिलासपुर से लेकर सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सरकार के कान में जू नहीं रेंगा। आलोक शुक्ला जी को 6 विभाग की गाड़ी, 6 गाड़ी उनके घर पर खड़े थे, 6 से 7 गाड़ी। वाइफ को भी एक विभाग का एमडी बनाकर बैठाए थे, 1 या 2 विभाग के एमडी थी, जो सरकारी अधिकारी नहीं थी, बाहर से ला के बनवाया। खादी ग्राम उद्योग और पता नहीं कौन कौन से विभाग में उनको भी शोभामान किया गया था। तो ये इतना बड़ा, मतलब जो आलोक शुक्ला कल तक इनकी नजर भ्रष्ट था, वो आंखों का तारा बन गया। आंखों का तारा, इनका चश्मेशाही था 5 साल। और किलोल पत्रिका का जो भ्रष्टाचार हो तो विधानसभा में भी उठा है। मतलब जाते जाते हर स्कूल से ऐसी वसूली, मतलब खुला बिल्कुल। मुझको क्यों याद पड़ रहा है कि रविंद्र चौबे उस समय मंत्री थे उस विभाग के, और जिस तरह से जांच वांच का उसमें नाटक किया गया, जांच वांच में कुछ हुआ नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं किसी का। रविंद्र चौबे ने भी, मुझको ऐसा लगता है कि आलोक शुक्ला को बचाने की कोशिश की उस मामले में। जी, ऐसे ही था। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में एक कैंसर के समान है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। ऐसे अधिकारी किसी भी प्रदेश को ना मिले, क्योंकि ये लोग वो कैंसर है जिनको समाप्त करना इतना आसान नहीं है। वो कीमोथेरेपी के जरिए ये लोग कहीं ना कहीं से जीवित हो ही जाते हैं, बच जाते हैं, राहत कुछ देर मिलती है, लेकिन जब ये पनपते हैं तो इतने विशाल रूप में पनपते हैं, पूरा चारों तरफ संक्रमण फैलाते हैं। आलोक शुक्ला जी का पूरा कार्यकाल आप देख लीजिए। दिल्ली से आने के बाद से देखिए, डेपुटेशन में जब वो आया उसके बाद एक भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पे उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक उनको सजा नहीं मिली। ये भी बड़ी सोचनीय विषय है। एफआईआर है कई मामले में दर्ज। एक पत्रकार मित्र से वो कहते थे कि मैं जमीन में सोने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कर, मुझे हो सकता है जेल हो जाए। अभी तक उनको जेल नहीं हुआ है। मुझको एक दूसरे पत्रकार मित्र बतलाते थे कि अनिल टूटेजा उनको 1 साल 1.5 साल 2 साल से कहते आ रहे हैं कि एक सूटकेस मेरा तैयार है पूरा, टूथब्रश टूथपेस्ट सहित कपड़े सहित एक सूटकेस तैयार है कि किस दिन जाना पड़ेगा ऐसा। अब मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन ये सब तैयारी के बावजूद ये भूपेश बघेल की सरकार को हाँकते रहे ये दोनों। थिंक टैंक थे उसके, अनिल टूटेजा, सौम्या चौरसिया, आलोक शुक्ला, ये सब थिंक टैंक थे जो पूरे सिस्टम को अपने आप से ऑपरेट करते थे। नियम कानून से विपरीत, मतलब सारा इनको करप्शन करने का मॉड्यूल जो है इनके पास है। सब कुछ मालूम है कैसे क्या करना है, बचना कैसे है। कानून का हवाला देकर पेचीदगी के साथ में ये लोग उसका फायदा उठाते आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे जिस प्रकार से टामन सुनवानी की गिरफ्तारी हुई है, ये अभूतपूर्व है और इसके परिणाम निश्चित तौर पे बहुत ही आने वाले समय में और भी घातक होंगे, क्योंकि इसकी जो तार है ये पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी तक जाकर टिकती है। उनके 2 एसडीओ की भूमिका भी इसमें सामने आ रही है। जो बच्चों से इन्होंने सौदा किया है वो बच्चे भी मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कितना पैसा ऑफर किया था, बयान दे रहे हैं, मिल रहे हैं, हम लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो ये बता रहा हूँ आपको कि पूरा जो इसकी जो सुई है वो बड़े सत्ताधीशों तक जाकर, उनका नाम जांच में सामने नहीं आया है। आएगा। अच्छा, मैं एक बात आपको और बतलाना चाहता हूँ। आलोक शुक्ला की बात निकली, उसके अलावा ये जो ताज़ा मामला है सोनवानी का, मैं इस पे सुबह एडिटोरियल लिख चुका हूँ, अभी आपको मिल भी जाएगा लिंक उसका। उसमें मैंने एक बात उठाई है कि देश में कुछ एक ऐसे राज्य हैं जिन्होंने दाखिला इम्तिहान के पर्चे आउट करने वाले जो गिरोह हैं उनके लिए उम्र कैद की सज़ा का इंतज़ाम किया है। राज्य सरकार के हाथ में रहता है, नई सज़ा का इंतज़ाम वो कर सकती है, उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ में लगातार भर्ती घोटाला 2003, 2005, ये अभी हुआ, व्यापम का, सभी तरह का चल रहा है। आपको नहीं लगता ये सही समय है कि आपकी पार्टी की सरकार जो है उसको सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को एक अतिरिक्त सजा देने के लिए राज्य का एक कानून बनाया जाए जो कि उसके अधिकार में है? देखिए, मैंने आज जो स्टडी की थी, सोनवानी जी पे जो आरोप लगा है, जो धाराएं लगी, उसमें अधिकतम 7 साल की सजा है। अच्छा।
और आप जो विश्लेषण कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि 7 साल की सजा भी मामूली ही है। ये क्या है, 7 साल की सजा क्या होगी? आपने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। तो इनके लिए जो सजा उम्र कैद भी कम है। हाँ नहीं, मैंने तो ये वकालत की है कि इनके लिए उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और इसके साथ साथ इनकी जितनी संपत्ति है कुनबे की अनुपातहीन संपत्ति, उस सब को कुर्क करके लाइब्रेरी बना देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मामला सामने आया है कल सबके उसमें जहन में कि एस.के. गोयल द्वारा इनको एनजीओ को दिया गया है, तो ये एक हिसाब से मनी ट्रेलिंग का मामला बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें प्रवर्तन निर्देशालय का भी इंटरफेयर हो जाएगा, ऐसी आशंका मैं व्यक्त कर रहा हूँ। आईटी की भी इसमें दखल होगी, और मैं बता रहा हूँ कि ये अभी एक शुरुआत है। ललित गणवीर, आरती वासनिक, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी, जिनका सीधा कंट्रोल अभी वहीं बची हुई है क्या? आरती वासनिक जी को हटा दिया गया है। हटा दिया। हाँ। तो जब एक को हटाया है तो दूसरे को क्यों नहीं हटाए? जो दूसरा आप नाम बता रहे हो इनका, हम प्याला, मैं प्याला से कुछ चाय का भी प्याला हो सकता है, मैं देख नहीं रहा हूँ क्या सब चीज में हम प्याला थे और उससे भी ज्यादा थे वो, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन हर चीज में उनकी सहभागिता थी। और जब सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी, और निश्चित तौर पे करेगी, तो बहुत सारी चीजें सामने आ ही जाएगी, क्योंकि प्रदेश के युवाओं को उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यही थी कि सरकार बने हुए 1 साल हो गए, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लगातार छापेमारी हुई, अमृत खलको के घर छापेमारी हुई, और भी जो परिजन थे उसके घर भी गए, रिजल्ट अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। हमको पहला दिखाई पड़ा है कल। ये कल जो रिजल्ट दिखाई पड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है और बहुत अच्छा है। कल प्रदेश की राजनीति में खलबली मची, और ये किसी चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि चुनाव तो प्रचार खत्म हो चुका है सब जगह। नहीं तो बोल देता कि चुनाव, अभी मुझे आश्चर्य हो रहा कि कांग्रेस पार्टी इसको डिफेंड कर रही है, फर्जी गिरफ्तारी बता रही है, फर्जी मामला बता रही है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के भी नेता है, नहीं, मुझको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी एक पार्टी की तरह बर्ताव नहीं कर रही है। कांग्रेस के कुछ नेता अलग बर्ताव कर रहे हैं, पार्टी अलग बर्ताव कर रही है, अभी उनके बीच में तालमेल नहीं है। मेरा ये कहना सर कि उनके भी परिवार वाले, जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता, उनके परिवार वाले पीएससी में जाते होंगे परीक्षा देने के लिए। सबका थोड़ी हो गया। तो राजनीति से हटकर इस विषय को सोचना चाहिए हमको, और इसमें किसी को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भूपेश बघेल जी के सरकार के समय गलती हुआ है, ठीक है, गलती हुआ, स्वीकार कीजिए उसको आप, और इस व्यक्ति को बिल्कुल छोड़ने की तो बात ही नहीं होती। और इसमें डिफेंड करना मतलब कहीं अपने आप को भी कटघरे पे खड़ा करना है। तो आज वही हो रहा है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल पर जो बयान उनके प्रवक्ता दे रहे हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं, बहुत ही निराशाजनक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार की एक नई इबादत लिखी है, उसको डिफेंड कर रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री का खास था वो। मुझको देखिए, ऑफिस ने अभी ईमेल किया है मेरा संपादकीय, मैं उसकी एक लाइन भर पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जो लोग भी गरीब और होनहार लोगों का हक मारकर बेइंसाफी भरा ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें उम्र कैद मिलनी चाहिए और उनके कुनबे की तमाम अनुपातहीन संपत्ति जब्त करके कुर्क करनी चाहिए और उससे लाइब्रेरी बना देनी चाहिए। मैंने इसमें लिखा है कि राज्य के हाथ में है कानून बनाना। बिहार है, यूपी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्चे आउट होते थे, उन लोगों ने कानून बनाया है कि पर्चा आउट करने वालों को 20 साल की कैद होगी, उम्र कैद होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, और कानून बनाने के बाद थोड़ी सख्ती होगी, लोगों में डर और भय भी व्याप्त होगा, और इस प्रकार के कानून की बात सरकार से हम लोग अनुरोध पूर्वक करेंगे। चलिए, मैं मानता हूं गौरी शंकर जी कि आपकी पार्टी की सरकार जो है वो सबक लेगी कि पिछले 5 साल भूपेश बघेल की सरकार ने क्या क्या किया और उसमें से क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें पीएससी एक है, सोनवानी जैसे लोगों को बढ़ावा न देना ये दूसरी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबक लोगे। मैं आपको अंत में इतना कहूँगा कि हमने पीएससी सुधार आयोग इसीलिए बनाया है, और लगातार उसमें लोगों से सुझाव भी ले जाएंगे, छात्रों से भी हम लोग 1-to-1 करेंगे इस विषय पे कि और ऐसा क्या बेहतर कर सके। माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और एक अच्छा रिजल्ट हम देंगे। और कानून की बात आपने आज के पूरे आज हमारी वार्ता में जो बात निकली है, सख्त कानून की जो बात है, ये आज का सबसे बड़ा निचोड़ है। इसकी आवश्यकता है। 5 साल 7 साल कोई बड़ी बात नहीं। एक व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, उसके पास में रोजगार नहीं है, उसका तो लाइफ पूरा एक्सपायर हो। 7 साल बाद तो ये आके फार्म हाउस में ऐश करेंगे। हाँ, और जमानत भी मिल जाएगा, उसके बाद केस चलता रहेगा। तो ये है, और जरूरी नहीं कि तत्काल सजा भी हो जाए। आपको मालूम भारत देश की न्याय प्रणाली क्या है। बिल्कुल, 2005 वाला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में हमको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपकी उम्मीदें कायम रहें
पूरी हो सकें। मेरी सिंपैथी, मेरी सहानुभूति छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त पीएससी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यापम मिले। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम किए हैं पिछले वर्षों में, मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग जेल जाएं। जिनसे मेरी दोस्ती है उनमें से वो भी जेल जाएं। जिनसे मेरी अनौपचारिक बातचीत है उन्होंने भी अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो जेल जाएं। मैंने किसी से एक भी उम्मीदवार को सेलेक्ट करने के लिए कभी नहीं कहा हुआ है। आप भी नज़र रखिए। मेरा ये मानना है जो गौरीशंकर जी ने कहा, और ये पीएससी का ये पूरा घोटाला सामने हमारे अखबार के एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ ये पूरा बवाल। तो कोई भी टिप्पणी छोटी नहीं होती है। आप अखबार में लिख सकते हैं, वहाँ लिखिए, सोशल मीडिया में लिख सकते हैं, वहाँ लिखिए। एक चिंगारी की ज़रूरत है। वो चिंगारी कब मशाल बन जाएगी ये आपको भी अंदाज नहीं होगा, लेकिन जहाँ गलत देखें उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ऐसा मेरा अनुरोध है आपसे। हम फिर मिलेंगे। आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। हम लोगों ने जो कहा है उस पर आपका क्या कहना है और चीज़ों पे क्या कहना है। मैं आज गौरीशंकर जी का ट्विटर पेज देख रहा था। उस ट्विटर पेज पे नीचे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की है इस मामले में। बेरोजगार बैठे हुए हैं लोग, उनके पास और काम क्या है, क्या कर सकते हैं वो। नौकरी ईमानदारी से मिल नहीं पाई थी उनको। ये सरकार को आए अभी साल भर हुआ है। ये सरकार कितनी ईमानदारी से काम करेगी आने वाले वक्त में हम आप सब देखेंगे मिलकर, वरना 5 साल बाद सब लोग देखेंगे। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, आप अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। उससे कैंसर होना जो है उसकी एक किस्म से गारंटी रहती है। आप इक्का दुक्का मिसाल लेके मत आइएगा कि मेरे काका जी 72 साल तक सिगरेट पीते थे उनको कैंसर नहीं हुआ, ऐसा मान के मत चलिए। वो कुछ एक अपवाद रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं तंबाकू से कैंसर तक पहुंच ही जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि ये समाज के लिए कैंसर है, लोकतंत्र के लिए कैंसर है, भ्रष्ट अधिकारी। तो मैं अब असली कैंसर की बात कर रहा हूँ। तंबाकू अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है गौरीशंकर जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।